अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। नाज़रीन, मेरे साथ स्क्रीन पे जिन साहब को आप देख सकते हैं और उनके नाम के साथ आप उनको पहचानेंगे, चेहरे के साथ पहचानेंगे, डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। डॉक्टर साहब नेस्पाक के एमडी हैं। नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बड़ा मशहूर इदारा है, जिनका इंजीनियरिंग के सिलसिले में एक बहुत वसी तजुर्बा है। आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए हम ज़रूर चाहेंगे कि नेस्पाक के मुतालिक हम मालूम करें और साथ साथ नेस्पाक क्या कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, और एक इशू और भी है जिसको टच करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक का फेज़ 2 शुरू हो गया है और फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर मजबूरी तौर पे इंजीनियरिंग का जो एक पूरा मैदान है उसमें क्या नई चेंजेस आने वाली हैं। एक चीज़ और है जो रिसेंटली हमें मालूम हुआ कि नेस्पाक ने पावर डिवीज़न भी अपना एडअप कर लिया है, और मेरे ख्याल में दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर साहब कि एक नया डिवीज़न स्टार्ट करना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंजूर साहब का और इंजीनियरिंग रिव्यू का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि आई कैन शेयर द नेस्पाक एक्सपीरियंसेस विद एवरीबॉडी। थोड़ा सा बैकग्राउंड, आई डोंट नो, कुछ लोग नेस्पाक के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो आई विल स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ नेस्पाक। नेस्पाक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक तो ये जो इट्स 100% ओन्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑटोनमस बॉडी। इट मीन्स कि हम गवर्नमेंट से कोई सैलरी, कोई पर्क्स, कोई पैसे नहीं लेते, बल्कि एज ए रिवर्स, बिकॉज वी आर SCCP रजिस्टर्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो साल के आखिर में हम पैसे कमाते हैं, उसका डिविडेंड गवर्नमेंट को देते हैं। तो इट मीन्स कि ये मेखल पाकिस्तान के कुछ इदारों में से है जो कि गवर्नमेंट को पैसे देते हैं और गवर्नमेंट से लेते कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ सैलरीज अपनी देनी है, अपने बाकी एक्सपेंस करने हैं, अपनी बिल्डिंग हमने खुद कंस्ट्रक्ट की हुई, एवरीथिंग हैज बीन अर्न्ड बाय नेस्पाक इटसेल्फ। तो ये 1973 से आज की तारीख तक नेस्पाक ने स्वाय 5 लाख रुपए के जो इंसेप्शन के वक्त हमें मिले थे, उसके बाद से हमने गवर्नमेंट को उस 5 लाख के बदले में ऑन द एवरेज हम पिछले सालों में 50 मिलियन के करीब एनुअली डिविडेंड गवर्नमेंट को देते रहे। तो ये तो एक एस्पेक्ट था नेस्पाक का कि इट्स अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर गवर्नमेंट, और विद नो बर्डन कि अगर हमें कोई पैसों की जरूरत सैलरी के लिए पड़े तो हमें गवर्नमेंट से कभी नहीं मिले और ना हम लेते हैं, वो एक रनिंग एक्सपेंस हम खुद ही करते हैं। दूसरी तरफ नेस्पाक एक ऐसा इदारा है कि जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंस को और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक इंडिजिनसली हम सप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जो लाहौर ऑरेंज लाइन जिस पे नेस्पाक ने काम किया, उसकी फिजिबिलिटी थी, वो सिस्ट्रा ने की थी, एक फ्रेंच कंपनी है, और उस फिजिबिलिटी के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का तकरीबन $262 मिलियन का तखमीना लगाया था कि ये हम चार्ज करेंगे एज इंजीनियरिंग सर्विसेज। नेस्पाक ने उसका डिटेल्ड डिज़ाइन विद चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलके और उसकी कंस्ट्रक्शन सुपरविजन सिर्फ $24 मिलियन में की। तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देखें कि तकरीबन $200 मिलियन जो कि उन्हें एक फॉरेन कंसल्टेंट को पे करना था, वो पाकिस्तान में ही रह गया और पाकिस्तानी इंजीनियर्स में ही सर्कुलेट हुआ। तो दिस इज जस्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द गवर्नमेंट आल्सो फॉर हैविंग नेस्पाक एज इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी इन पाकिस्तान। राइट नाउ हमारे पास जो एक चीज बड़ी मजेदार किस्म की है कि नेस्पाक गवर्नमेंट का इदारा है और वो हुकूमत से लेता नहीं है, हुकूमत को देता है। ये मेरे ख्याल में यू वुड बी द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जो पब्लिक सेक्टर हो जो हुकूमत से लेती नहीं है, देती है। ये मेरे ख्याल में नेस्पाक का जो मॉडल है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी अप्लाइड टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल? बिल्कुल, जब मैं जाके ये लोगों को बताता हूँ, मैंने KP के भी जब उनके स्पीकर साहब आए हुए थे एक फंक्शन में, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी, उनका ख्याल था कि रेलवे और PIA भी आप ही को दे दीजिए ताकि आप उसको इंडिपेंडेंट तो चला सके ना। तो यस, दिस शुड बी द मॉडल फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे शुड बी इंडिपेंडेंट।
गवर्नमेंट का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का होना चाहिए, जिस तरह हमें फैसिलिटेट इन द सेंस कि हमारी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दे गाइड अस, दे गिव अस द डायरेक्शंस, लेकिन in our day-to-day working, everything is governed by NESPAC itself. Obviously, it's headed by me, and I'm taking care of this. But it's a team of experts and team of professionals which is managing the company. तो अगर right people for the right job available हो, तो जिस तरह NESPAC independent है, NESPAC is earning money because this is a professional organization. We are a private limited company. We have to sustain ourselves. इसी तरह बाकी इदारे भी कर सकते हैं. There are certain other institutes जिसमें वाकई गवर्नमेंट की इनपुट चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इट हैज टू बी सब्सिडाइज्ड, उसमें वाकई होता है. लेकिन कुछ सर्विसेज लाइक पीआईए, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड नॉट बी कोई गवर्नमेंट के पैसों पे चलनी नहीं चाहिए. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आवर ओन सर्विसेज, आई होप नेस्पाक का मॉडल जो है वो पाकिस्तान में और ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा कि जी हर साल डिविडेंड के तौर पे अगर नेस्पाक 50 बिलियन दे रहा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस 40 to 50 बिलियन ले रही होती हैं और जाहिर है कि उसके बावजूद मामला अच्छा नहीं होता. आई होप के नेस्पाक का मॉडल जो है वो उसके ऊपर नजर जरूर रहेगी. डॉक्टर साहब, मैं जरूर चाहूंगा कि नेस्पाक के साथ साथ दुनिया जहान की बहुत सारी कंपनीज ने कोविड-19 में अच्छा खासा भुगता और बहुत सारे चैलेंजेस आए उनके साथ. How was your experience being in COVID-19? Everything was closed around the world और जहाँ पे सारी चीजें बंद हुई, अफेक्टेड हुई, आप भी होंगे, आपने कैसे कोप किया सारी सूरत? जी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट्स आए और वी वर आल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड्स फ्रॉम दिस कोविड की जो पेंडेमिक थी. लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने शुरू में वही जिस तरह पूरे का पूरा इदारा क्लोज कर दिया जाता है, हमने भी उसी तरह किया. लेकिन इमीडिएटली वी रियलाइज कि वी आर वाइट कॉलर्ड मजदूर, फ्रैंकली स्पीकिंग. इफ वी वर्क ओनली देन वी कैन अर्न, अदरवाइज जिस तरह मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से तनख्वाह तो नहीं मिलती. इफ वी स्टॉप वर्किंग तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू अर्न आवर लिविंग. तो हमने इमीडिएटली ये किया कि एक आधे हफ्ते के बाद वी ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्व्स और उसमें हमने वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू कर दिया. At that point, our जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, that is about 4,700 people are affiliated with NESPAC directly as direct employment. और दूसरी तरफ जो हम प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अगर उनको देखेंगे तो they are being also affected from our performance. तो हमने इमीडिएटली ये किया कि जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजन वाली टीम्स थी उनको तो इमीडिएटली हमने साइट पे भेज दिया ताकि प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा सके. और वो प्रोजेक्ट फुली तौर पे इनिशिएट हो गए. Within the first month of pandemic, we were back on the site. जो हमारे डिजाइन ऑफिसेज थे उनको हमने इस तरह किया कि हमारे 18 डिवीजन्स हैं, उनके डिवीजन हेड्स को हमने अपने ऑफिसेज में बुलवा लिया. They were sitting in their own room independently so that they are not being affected by mixing of the people. और उन लोगों ने ऑफिस में बैठ के सारे जो डिजाइन इंजीनियर्स थे उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया. हमने इस तरह किया कि अपने कंप्यूटर्स और जो सॉफ्टवेयर थे वो हमने घरों में लोगों के इंजीनियर्स के घरों में शिफ्ट कर दिए और उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से हमने जो शुरू वाला पीरियड था कि जिसमें बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स थी ट्रैवलिंग पे, बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स थी गोइंग टू द ऑफिसेज, उसमें सिर्फ हमने जो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट थी दे वर कमिंग टू द ऑफिसेज बट दे वर कंट्रोलिंग ऑल द वर्किंग फ्रॉम पीपल हु आर सिटिंग एट देयर होम्स. लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया. हमने जो ये एडिशनल बैंडविड्थ ले ली, हमने जो अपने इंटरनेट का सिस्टम था उसको बेहतर किया और कंप्यूटर से उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया. सेकेंड फेज में जो ही गवर्नमेंट ने फिर हमने खोला तो उसमें फिर हमने सारे का सारा वो जो SOPs है गवर्नमेंट को उनको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ वही ओपनड अप द ऑफिसेज आल्सो. और उसमें फिर यही होता था कि जब कभी किसी एक सेक्शन में कोई डिटेक्शन होती है इमीडिएटली वी वुड आइसोलेट दैट सेक्शन. तो वही जो मुश्किलात थी वो उन्हीं मुश्किलात के साथ अल्लाह ताला का करम है कि हम उसी तरह काम करते रहे. आई वुड से कि एफिशिएंसी रिड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, लेकिन उसके बाद हमने पिकअप किया. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिसमें पाकिस्तान आल्सो benefited from NESPAC was कि हमने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे इस दौरान काम शुरू किया हुआ था. एक मोहम्मद डैम था और दूसरा भाषा डैम. और उसमें फॉर्चुनेटली NESPAC was the lead consultant. अगर NESPAC उसमें लीड कंसल्टेंट ना होती तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे इमीडिएटली काम रुक जाना था, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने अपने सारे बंदे साइटों से वापस बुलवा लिए हुए. तो हमने बीइंग अ लीड कंसल्टेंट वी मोबिलाइज्ड आवर पीपल टू कवर आवर फॉरेन पार्टनर्स आल्सो. और नॉट ओनली ये कि हमने साइटों को काम चलता रहा इन्हीं पैंडेमिक के दौरान दोनों मेजर प्रोजेक्ट्स पे, मोहम्मद डैम पे और भाषा डैम पे, बल्कि जो उनका डिजाइन का काम है बीइंग द लीड इन द जॉइंट वेंचर, हमने उन कामों को मैनेज किया और उनका डिजाइन रिव्यू अपने फॉरेन पार्टनर से भी करवा के साइटों पे हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंगें डिलीवर करते रहे.
तो अगर ये किसी वजह से अगर इसमें जॉइंट वेंचर का जो लीड है वो फॉरेन होता तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम रुक जाना था। एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि ये रुक जाना था। हमने एक और प्रोजेक्ट पे जो जेनको का एक प्रोजेक्ट था उस पे फॉरेन कंसल्टेंट लीड में था और पिछले 1.5 साल थे उसकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज मूविंग वेरी स्लो बिकॉज फॉरेन कंपनी डीमोबिलाइज कर गई उस साइट से। एंड नाउ वी आर बीइंग कॉन्टेक्टेड बाय द जेनको कंपनी कि आप उस प्रोजेक्ट को किसी तरह टेक ओवर कर लें और उसको इनिशिएट करें। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेस्पाक के हमने एक नेशनल कंपनी होते हुए ड्यूरिंग पैंडेमिक जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे उन पे कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का काम जारी रखा। ऑब्वियसली उसका हमें भी बेनिफिट था जिस तरह मैंने आप जी हाँ आपने कहा कि महमद और बादशाह का काम भी जारी रहा, अदरवाइज आप ना होते तो शायद जाहिर है कि बंद हो जाता क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो अब ये दोनों रिजर्वायर्स जो हैं, जो आपका काम है वो बिल्कुल टाइमलाइन पे है, हम वी आर राइट ऑन द टाइम, उसके ऊपर असर नहीं पड़ा? जी बड़ा थोड़ा सा असर पड़ा है लेकिन ना अगर नेस्पाक वहां पे ना होती तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कुड हैव बीन कि टोटल स्टॉपेज ऑफ द वर्क हो जाती। यस उस पे थोड़ा सा टाइमलाइन का डिले आता है बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स एक पे दोनों पे चाइनीज काम कर रहे हैं, चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को कुछ इश्यूज थे फॉर मोबिलाइजिंग एडिशनल पीपल फ्रॉम चाइना, लेकिन वो एक पेस पे चलता रहा। देयर विल बी फ्यू डिलेज लेकिन उतने नहीं डिलेज हुए जितने के अगर कोई फॉरेन कंसल्टेंट उस पर काम कर रहा था तो उतने होने तो होते। अच्छा, इस वक्त क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हम ऐसी स्टेज पे हैं कि पेंडेमिक अभी मौजूद है बावजूद इसके कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दुनिया जहान में शुरू है, पाकिस्तान के अंदर भी शुरू है, हम लोग कितना अपने आप को फ्री महसूस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में? नेस्पाक क्या फील कर रहा है? मंजूर साहब ये पैंडेमिक के इफेक्ट्स हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट बिकॉज इट इंटरनेशनल फिनोमेना जिसमें चीजें चल रही हैं इस वक्त। इंटरनेशनल जो ट्रैवल है दैट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा जिस तरह वैक्सीनेशन की अभी वो स्टेज इवन डेवलप्ड कंट्रीज में वैक्सीनेशन नहीं पहुंची, पाकिस्तान में भी अभी पहुंच रही है। तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल है दैट इज बीइंग अफेक्टेड अ लॉट और उसी इफेक्ट की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स भी सफर करते हैं। नेस्पाक के इस वक्त तकरीबन कुछ 6 मुल्कों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम वी आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, वी हैव ऑफिस इन सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान में हमारे ऑफिसेज हैं। उन ऑफिसेज में जब हमने बंदे भेजने होते हैं तो इट टेक्स लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, फिर कुछ औकात में हमें वो बंदे मोबिलाइज कर भी नहीं पाते। तो वो थोड़ा सा इफेक्ट नेस्पाक पे इन दैट रिगार्ड आल्सो आता है कि हमारे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बंदे नहीं भेज पाते। इसी तरह जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं तो हमारे जो इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर पीपल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो उसमें इफेक्ट्स हैं लेकिन जिस तरह बाकी दुनिया कोप कर रही है उसी तरह हम भी चल रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान में कोविड के वो इफेक्ट नहीं हैं जितने के बाकी दुनिया में हैं और फॉर सम रीजंस वी आर इन अ बेटर पोजीशन। और इसी लिहाज से जो हमारी इंडस्ट्री है कंसल्टिंग की और कंस्ट्रक्शन की उस पर भी इफेक्ट रिलेटिवली कम है, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स पे इंटरनेशनल इनपुट्स आती हैं ऑब्वियसली देयर इज एन इफेक्ट ऑन इट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब मेरे पास यहाँ इंजीनियरिंग रिव्यू में नेस्पाक की कम्युनिकेशंस आती हैं, प्रेस रिलीजेस आती हैं, माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, जाहिर है कि खुशी की बात है, छपती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स और न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बाहर भी हो रहे होते हैं। अब जाहिर है कि नेस्पाक जो है वो एक बड़े अरसे से इंटरनेशनल कंपनी है। क्या एक आपको फर्क महसूस होता है कि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मशीनरी और बहुत सारी चीजों का हम सुनते हैं। नेस्पाक कितना एट पार हुई है इंटरनेशनल कंपनीज की जिनको दुनिया जहान में बहुत ही मोस्ट मॉडर्न कंपनीज माना जाता है? नेस्पाक इंजीनियरिंग के हवाले से नेस्पाक इज एन इंटरनेशनल कंपनी, बल्कि मैं तो अब इस स्टेज पे आ गया, मैंने सोचना शुरू किया है कि वी शुड not call it National Engineering Services, but we should call it NESPAC International Private Limited, because we have जी हमें ये नाम भी चेंज करना है ताकि ये पर्सपेक्टिव खत्म हो। जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया थोड़ी देर पहले ही कि हमारे 3 मुल्कों में तो हमारे परमानेंट ऑफिसेज हैं, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कतर में। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन नाइजीरिया, वी आर वर्किंग इन जॉर्डन, गबोन, और रिसेंटली हमें काजाकिस्तान में भी एक प्रोजेक्ट मिल गया है। वी आर वर्किंग टू गेट अ प्रोजेक्ट इन नेपाल आल्सो। तो अगर हम 35-36 मुल्कों में एक में काम कर चुके हैं, एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग इन 7 कंट्रीज,
और एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन शायद हो कि वी आर ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री बाय सेलिंग दीज ह्यूमन सर्विसेज। तो नेस्पाक एक इंटरनेशनल कंपनी है। रिसेंटली आपके फोरम से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंजीनियरिंग रिव्यू है, ENR इंजीनियरिंग रिव्यू रिकॉर्ड, एक मैगजीन है जो कि अमेरिका से प्रिंट होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन और कंसल्टिंग इंडस्ट्री में कंपनियों की रैंकिंग करता है। उनकी रैंकिंग में नेस्पाक, एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम पहली दफा हिस्ट्री में आया है। नेस्पाक का नाम 13th नंबर पे वी हैव बीन रैंक्ड इन टॉप 20 कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कि इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इवन ENR हैज रिकॉग्नाइज्ड अस एज एन इंटरनेशनल कंपनी। तो हम समझते हैं कि वी आर वर्किंग एज एन इंटरनेशनल कंपनी। ऑब्वियसली हर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं। while working with international companies we gain from them, we are trying to enhance our expertise। कई दफा जब आप जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हो तो वो जरूरी नहीं होता कि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। सिंस वी आर वर्किंग ऑन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, कई दफा रिसोर्सेज की कमी भी आ जाती है। इस वक्त हम पाकिस्तान में तकरीबन 365 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल हमारे पास 35 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन प्रोजेक्ट को जब आप हैंडल कर रहे होते हो तो कई दफा रिसोर्सेज की कमी की वजह से, कई दफा टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी की वजह से आप फिर इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स को लेके आते हो। एक और चीज जिसका आपने जिक्र किया था कि हमने एक नया डिवीजन खोला है, तो वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिन्यूएबल एनर्जी। इससे पहले नेस्पाक ने कभी रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में, विंड में पहले सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया है बलोचिस्तान में, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। तो उसमें चूंकि नेस्पाक की एक्सपर्टीज नहीं थी तो हमने एक जर्मन कंपनी 8.2p के साथ जॉइंट वेंचर क्रिएट करके वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी ऑफ सोलराइजेशन ऑफ ब्लोसन ट्यूबवेल्स। अब उसका जब अगला स्टेप आएगा तो इंशाल्लाह नेस्पाक विल बी competing for that services in the solar sector also. That's why we have created this new sector. Ke previously there are very few Pakistani companies who are providing services in the renewable energy. तो अब नेस्पाक के फोरम से इंशाल्लाह will start providing the services in the newer sectors also. तो it's a give and take. अभी recently मेरी मीटिंग जब भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ होती हैं तो we are forming the joint ventures not only for Pakistan but we are forming the joint ventures for international projects also. जिस तरह मैंने अर्ज की कि हमने नेपाल में स्टैंटेक के साथ मिलके बिड की, जॉर्जिया में हमने अभी बिड्स की हैं स्टैंटेक के साथ मिलके, एक टर्किश कंपनी है डॉक्सर, उसके साथ मिलके हमने काजाकिस्तान में प्रोजेक्ट विन किया है। तो वी आर ट्राइंग टू विन द प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान आल्सो। और इस हवाले से वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट द इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान। ओके डॉक्टर साहब, जब पावर डिवीजन की बात निकली है और रिन्यूएबल्स की तरफ आपने जाने का फैसला भी कर लिया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, नो डाउट। दुनिया जहान में जाहिर है कि एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, जाहिर है कि एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा एक फोर्स है जो हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल्स के सिलसिले में भी बहुत सारी कंपटीशन है। हमारे पास चाइना की बात होती है। इस सारे कॉम्पिटिटिव किस्म के माहौल में ये डिसीजन आपका कैसा है? आपने चारों तरफ से सोचा होगा। आई मीन आप एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कबूल कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इतनी कंपटीशन में पाकिस्तानी कंपनी अपने 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 फुटप्रिंट जो है वो बनाने में कामयाब होगी? डेफिनेटली इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जब इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वी आर वेरी कम्पिटिटिव विद इन पाकिस्तान। क्योंकि जब आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद द इंटरनेशनल कंपनीज और नेस्पाक हमेशा से पिछले कई सालों से इंटरनेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में पाकिस्तान में काम करती है। जब इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके काम करती हैं तो उनके बिलिंग रेट्स, उनके सर्विसेज के रेट्स हमसे 3 गुना ज्यादा होते हैं। तो आई डोंट फील एनी कंपटीशन इन दैट रिगार्ड। बल्कि इशू ये है कि प्रीवियसली NESPAC was not able to provide these services. That's why international companies are coming into Pakistan to provide the services in the renewable energy sector. अब चूंकि NESPAC इस फील्ड में आ गई है तो the threat should be to the international companies to work in Pakistan, not to NESPAC that they will not be able to win the jobs. I am very hopeful that we'll be replacing the international companies in this renewable market in Pakistan. Or once we learn from here, they'll be much more compatible in this field even outside Pakistan। क्योंकि हमारे बिलिंग रेट्स यूरोपियन कंपनीज के साथ और इवन मंजूर साहब चाइनीज कंपनीज के साथ जो हमारे कंसल्टिंग रेट्स हैं वो चाइनीज कंपनी से भी कम है। हम हमेशा ये समझते हैं कि चाइनीज आर चीपर, लेकिन इन द सर्विसेज फील्ड में और इवन इन मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, उनकी लेबर कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल लेबर, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल सर्विसेज। तो जो चाइनीज इंजीनियर हैं दे आर बीइंग पेड बेटर देन पाकिस्तानी इंजीनियर्स। और कंसल्टिंग बिजनेस में चाइना इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पाकिस्तान।
तो इसलिए हमें कोई थ्रेट नहीं है इन पाकिस्तान, बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान विल बी मोर कम्पिटिटिव। अच्छा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मार्केट तो मौजूद है ही है, लेकिन जाहिर है कि फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी यही एडवांटेज आपको रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप का माशाल्लाह अपना तजुर्बा, नेस्पाक का इतना बड़ा वसी तजुर्बा है इंजीनियरिंग के सिलसिले में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक हुकूमत की बात नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के सिलसिले में इंजीनियरिंग को और ज्यादा इंडिजिनियस बनाने के लिए, लोकली एनकरेज करने के लिए हमारी पॉलिसीज कैसी हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है? पॉलिसीज के हवाले से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ के हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इनपुट्स, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, एनी फील्ड। आप ये देखें कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट विन कर जाती हैं, कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट विन कर जाती हैं। व्हेन वी वर्क इन द मिडल ईस्ट और बाकी मुल्कों में, वहाँ पे उन्होंने एक लोकल कंपनीज को अपनी प्रोटेक्शन दी होती है कि दे हैव टू जॉइन द लोकल कंपनीज, दे कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज इंडिपेंडेंटली। ऑल्दो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बायलॉज आर वेरी प्रोटेक्टिव कि पाकिस्तान में कोई भी इंजीनियरिंग का काम, चाहे वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, द फॉरेन कंपनीज कैन नॉट बिड इंडिपेंडेंटली, दे हैव टू जॉइन, मेक द जॉइंट वेंचर विद द लोकल कंपनीज। बट अनफॉर्चुनेटली मंजूर साहब, ये हर जगह फॉलो नहीं होते वो रूल्स जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बनाए हुए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंजीनियरिंग कंपनीज। तो मेरे ख्याल में वी नीड टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रेगुलेशंस एंड लॉज व्हिच आर बीइंग मेड बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अगर हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को फॉलो करें तो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियों को मिले रादर देन गोइंग टू द फॉरेन कंपनीज। इसी तरह कंसल्टिंग में भी आई थिंक वी नीड टू एनकरेज। अब मुझे ये एक अपहिल बैटल याद है कि हमने जब मोहम्मद के लिए और भाषा के लिए बिड किया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्विंस पीपल कि नेस्पाक विल बी इन द लीड। लेकिन अब पैंडेमिक के बाद दे हैव रियलाइज कि अगर नेस्पाक लीड में ना होती तो दिस सिनेरियो कुड हैव बीन डेंजरस फॉर पाकिस्तान के इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में ना रहते। एंड दिस वाज द आर्गुमेंट वी वर यूजिंग व्हेन वी वर टेलिंग people कि नेस्पाक should be in the lead, or Pakistan, not only नेस्पाक, I would say Pakistani companies should be in lead when giving these construction contracts, when giving these consultancy contracts. तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा और एम्फेसिस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानी कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए, उनको लीड रोल देना चाहिए। ऑब्वियसली हमें जहां कहीं जरूरत पेश आती है इंटरनेशनल एक्सपर्टीज की, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, रिसेंटली गुज़िश्ता महीनों में मेरी बहुत सारे कंपनीज के साहबान से बात हो रही थी डॉक्टर साहब, उसमें यही इशू आया था। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सिलसिले में बायलॉज एक हैं और कुछ कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को पाकिस्तान में एग्जेप्शंस भी मिली। आपका क्या ख्याल है कि सीपेक का जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं फेज 2 में जा रहे हैं, उसके सिलसिले में पाकिस्तानी कंपनीज की प्रोटेक्शन के सिलसिले में क्या सिर्फ इंजीनियरिंग काउंसिल की ही सतह पे कुछ करने की जरूरत है? आर यू थिंक गवर्नमेंट शुड आल्सो बी डूइंग अ बिट मोर? पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बायलॉज हैं वो दोज आर क्वाइट गुड एंड प्रोटेक्टिव। असल चीज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर सीपैक के प्रोजेक्ट्स आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन पाकिस्तान, obviously all the authorities who are responsible for implementation of CPEC projects, they should ensure कि जो bylaws हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, those should be followed. That should be the minimum requirement. बल्कि उससे बेहतर रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए कि अगर हम CPEC के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक तो ये we need to realize कि CPEC के प्रोजेक्ट्स दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक वो है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट is giving us the donation और वो ग्रांट प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी चाइना से आएगा, जो डिजाइनर है वो भी चाइना से आएगा, दैट्स अ ग्रांट प्रोजेक्ट, आई एक्सेप्ट दैट। हालांकि वो भी कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहां पे अगर ग्रांट भी स्पेंड हो उसमें भी लोकल पार्टिसिपेशन चाहते हैं। ऑन द अदर साइड सीपैक में जो प्रोजेक्ट्स लोन के प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के तहत, दिस अ लोन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लोन ले रही है, ठीक है, वो लोन आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन उस लोन में वी हैव टू मेक श्योर कि जो पाकिस्तानी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जिसमें कंसल्टेंसी भी आती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी आती है, जिसमें मटेरियल सप्लायर्स भी आते हैं, उनके राइट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि सीपैक के देयर आर ह्यूज प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, कंसल्टिंग के बिजनेस में, मटेरियल्स के बिजनेस में, दैट्स अ सिग्निफिकेंट बिजनेस इन पाकिस्तान। तो हम ये नहीं कर सकते कि उसमें सीपैक में हम इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ओनली कंपनीज फ्रॉम वन कंट्री
will be participating in that. So we need to at the minimum follow the Pakistan engineering bylaws, जो के require करते हैं कि जो services, जो construction projects can be done by the Pakistani companies, वो तो पाकिस्तानी कंपनीज ही करेंगी. हाँ, जिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में या जिन कंसल्टेंसी एक्टिविटीज में पाकिस्तान में एक्सपर्टीज नहीं है, उसके लिए कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर कैन बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज. तो मेरे ख्याल में सीपैक के प्रोजेक्ट्स में भी हमें यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दे कैन प्रॉपरली ग्रो ड्यूरिंग दीज प्रोजेक्ट्स. ओके डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हमारे पाकिस्तान में कंप्लीट हुए हैं, चल रहे हैं, उसको उस पूरे केक में से नेस्पाक कितना कर सका है? आई वुड बी प्लीज कि मुझे पता चले कि नेस्पाक का हिस्सा उसमें कितना रहा है. जी, नेस्पा जो सीपैक के मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जी, उनमें एक तो रोड के प्रोजेक्ट थे जो कि नॉर्दर्न रूट हम कहते हैं, उसमें आई वुड से मोर देन 90% प्रोजेक्ट्स में नेस्पा का रोल रहा. वी वर इन्वॉल्वड इन द डिजाइन, वी वर इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ दोज सीपैक प्रोजेक्ट्स. इसी तरह ग्वादर एयरपोर्ट जो कि सीपैक का प्रोजेक्ट है, दैट इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट जो कि डोनेशन में है, तो उसमें हम उसकी मास्टर प्लानिंग में इन्वॉल्व हुए. सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से वी आर इन्वॉल्वड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ग्वादर एयरपोर्ट जो कि ग्रांट का हिस्सा नहीं था. इसी तरह जो ग्वादर पोर्ट है, उसमें भी हमारा थोड़ा सा शेयर रहा. वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन सर्टेन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन दैट एरिया. बाकी मेरा ख्याल है कि चूंकि नेस्पा की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने बड़े प्रोजेक्ट सीपैक में चल रहे होते हैं, दीज आर द टू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो कि जरा ज्यादा चले. इसके अलावा सीपैक के कुछ पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें नेस्पा कुड नॉट पार्टिसिपेट. ये जो थर्मे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सीपैक के फंडेड प्रोजेक्ट्स, उसमें नेस्पा कुडंट गेट एनी शेयर. साहिवाल का जो कोल फाइड पावर प्रोजेक्ट है, दैट वाज अंडर सीपैक, उसमें वी डिड सम इनिशियल वर्क. पोर्ट आसिम का जो पावर प्रोजेक्ट था अंडर सीपैक, उसमें वी डिडंट डू एनीथिंग. तो आई वुड से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स के प्रोजेक्ट थे, उसमें वी गॉट रियली इन्वॉल्वड. But on the other side, power projects में नेस्पाक didn't get any share, which was unfortunate, I would say, कि उसमें because वो जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स, उसमें जरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी, प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व थी. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल सिर्फ रेगुलेटरी हद तक था, इसलिए शायद we didn't get involved in those power projects. Okay. Lastly, डॉक्टर साहब, मैं जरूर चाहूंगा कि ये जरा हमें पता चले कि माशाल्लाह कितने इंजीनियर्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, राइट फ्रॉम सिविल टू देन इलेक्ट्रिकल एंड अदर फील्ड्स. हमारे इंजीनियर्स को पता चले कि नेस्पाक के पास कितना बड़ा चंक है इंजीनियर्स का. जी, इस वक्त मैंने शुरू में थोड़ा सा जिक्र किया था मंजूर साहब कि नेस्पाक की जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है राइट नाउ, इट्स क्लोज टू अबाउट 4600 पीपल. उसमें से तकरीबन कोई 1250 के करीब इंजीनियर्स हैं, जिसमें सिविल की जरा ज्यादा तादाद है, लेकिन 1250 इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड ऑन फुल टाइम बेसिस विद नेस्पाक. So I would say in terms of engineering, we are probably one of the largest, maybe after WAPDA. WAPDA may have more engineers, but in consulting business, obviously there's no match with NESPAC. एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि NESPAC has more than about 250 people who have masters from various renowned institutes of the world. कि 250 करीब हमारे इंजीनियर्स मास्टर हैं और तकरीबन 7-8 PhDs भी हैं जो कि who are working with us on full time basis. And most of the people who join NESPAC, hardly they tend to leave NESPAC. So जो experience है, it's a huge experience, technical experience which lie with us. That's great. That's great. डॉक्टर साहब, मैं यही सुनना, मेरा भी ये ख्याल था कि वापडा के बाद नेस्पाक जो है वो वहाँ पे सबसे बड़ा पूल है इंजीनियर्स का. I was right. Thank you so much डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी. आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह होती रहेगी. नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपके सामने. अब अगर नेस्पाक इंटरनेशनल अभी से कहना शुरू करे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को एतराज नहीं होना चाहिए. ये बड़ी प्रेस्टीज की बात है. इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.